नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। देखिए, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत पुस्तक का। देखिए, ये जो पुस्तक है ये अपने एनसीईआरटी जो नया सत्र जो 2020-21 का है इससे लागू की गई है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसमें पाठ 3 है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर से तात्पर्य है कि जो प्राचीन काल के जो जो नगर थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धोलावीरा है, इनके बारे में बताया गया है। देखिए, लगभग 150 साल पहले, ये इसमें हम हड़प्पा की कहानी पढ़ रहे हैं। लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे हुए इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, यह सोचकर हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए। यानी जो मजदूर लगे हुए थे उन्होंने ऐसा सोचा कि यार ये ईंटें हैं, कहीं किसी ने दबा दी होंगी ऐसे ही, और वो उसको उखाड़ करके ले गए। उनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पहले प्राचीन काल में कोई नगर बसा हुआ था। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी स्थलों को और इमारतों को हड़प्पा सभ्यता की कहा जाने लगा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी ये जितने भी प्रकार के नगर थे, इन सभी नगरों का जो निर्माण है 4700 साल पहले हुआ था। देखिए, नगरों की क्या विशेषताएं थी। नगरों की प्रमुख विशेषताएं देखिए, नगरों से दो या अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था नगरों को। ठीक है। और जो प्राय पश्चिमी भाग जो होता था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ होता था। ये जो पश्चिम भाग है ये नगर दुर्ग कहलाता था। निचले या पूर्वी भाग जो बड़ा था और इसे निचला नगर कहते थे। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार खास तालाब मिला है। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक के ऊपर, यानी जो स्नानागार बनाया गया है उसमें प्लास्टर किया गया था और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियाँ तथा चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। इसमें विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड यानी जो हवन वगैरह जो हम करते हैं वो अग्निकुंड, यह संभवतः यज्ञ किए जाते थे। ठीक है ना। यानी जो मोहनजोदड़ो है, जहाँ महान स्नानागार यानी बड़ा जो तालाब है वो मिला। देखिए, ये है वो बड़ा तालाब। आप इसमें देख सकते हैं दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं और बाकी चारों तरफ इसमें कमरे बने हुए हैं। कमरे, इन कमरों में क्या होते थे, लोग अपने वस्त्र वगैरह बदलते थे। और यहीं पास में एक कुआं भी है, उस कुएं से इस पानी निकाल करके इस तालाब को भरा जाता था। अब देखिए, भवन, नाले और सड़कें। घर पर एक या दो, जो इनके घर होते थे एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। यानी बीच में खुला आंगन छोड़ा जाता था और उस आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। घरों में एक अलग स्नानागार व कुएं भी होते थे। पानी निकासी के लिए जो ढके नाले हल्का ढलान लेते हुए सीधी लाइन में बनाए गए थे। जगह जगह मेन होल जिससे सफाई हो सके। ठीक है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया गया था। यानी जब मकान बनाए गए तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो पानी जो गंदा निकलेगा तो उस पानी को हम कहाँ निकालेंगे, तो उसके लिए उन्होंने नालियाँ बनाई थी। और ऐसे हल्के ढलान के साथ, ताकि उसमें पानी रुके भी नहीं, वो धीरे धीरे बहकर आगे निकल जाए। इस प्रकार की उनकी उस समय की योजनाएं भी बहुत अच्छी थी, भवन निर्माण वगैरह की। तो ये हमें अवशेष के रूप में मिली है। ठीक है। अब है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन के बारे में देखिए। देखिए, नगरीय जीवन से पहले हम थोड़ा सा उन स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं जिनके बारे में, जो प्रमुख नगर हैं उन नगरों के बारे में देखिए। ये नगर हैं, आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो सिंधु नदी निकली हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी सिंधु नदी। माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा इस चित्र को बड़ा कर देता हूँ।
देखिए जो सिंधु नदी है, अब आपको शायद पूरा दिख रहा होगा, जो सिंधु नदी है ये इस प्रकार से निकल के आ रही है जो अरब सागर में मिल रही है। ठीक है, और इस सिंधु नदी के इस स्थान पर जो सतलज, रावी, व्यास, ठीक है, चिनाब, ये जो 5 प्रकार की नदियां थी इस क्षेत्र में, हड़प्पा, ये हड़प्पा स्थान है। ये आपको हड़प्पा दिख रहा है, इस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा। और इस हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा, इसके बाद जितने भी राखीगढ़ी, कालीबंगा, गुवेरीमाला, चंदूदड़ो, जितने भी स्थान खोजे गए वो सभी हड़प्पा कालीन सभ्यता वाले कहलाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी को खोजा गया था। लेकिन जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो के अलावा चन्हूदड़ो, सोतकाको है, गवेरीमाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, और कालीबंगा जो है हमारे राजस्थान राज्य में स्थित हनुमानगढ़ जिले में, जो घग्गर नदी के किनारे है। ये जो घग्गर नदी है ये ऐसा कहते हैं कि जो प्राचीन कालीन सरस्वती नदी है उसी का ही एक रूप है, और इस नदी के किनारे ही जो घग्गर नदी है जो राजस्थान तक ही आती है हिमालय पर्वत से निकल करके, और यहीं ये कालीबंगा है। कालीबंगा में भी अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गुजरात में क्या है कि ये जो अरब सागर है, ये इस तरफ का अरब सागर है, ये इसके किनारे बसा हुआ है गुजरात। और गुजरात में एक तो धोलावीरा एक स्थान है, लोथल है। लोथल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक बंदरगाह था। देखिए जो अरब वगैरह से, जो ईरान वगैरह से जो जहाज़ों आते थे, वो जहाज़ यहीं से इस प्रकार से आकर यहाँ रुकते थे, और पूरे देश में यहाँ से ये जहाज़ों से जो सामान उतरता था वो पूरे देश में फैलता था। ठीक है, और सुरकोतड़ा भी एक स्थान है, ये भी गुजरात का स्थान है। देखिए अब हम पढ़ते हैं नगरीय जीवन। नगरों में शासक जो थे वो इमारतें बनवाते थे, शिल्पकार, स्त्री पुरुष घरों व अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करते। नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों व अन्य चीज़ों पर लिखते थे। देखिए उस जमाने में भी लिपिक होते थे। ठीक है, और उनका काम क्या था? उनका काम था लिखने का। जो मोहरें बनती थी, मोहरें मिट्टी वगैरह से भी बनती थी, उनके ऊपर जो लिखावट वगैरह करते थे वो लिपिक करते थे। और जो यहाँ के नगरों के जो लोग रहते थे वे लंबी यात्राएं करते थे। यात्राओं में जब दूरी तक जाते थे वे वस्तुओं के अलावा वो किस्से कहानियाँ भी लाते थे। किस्से कहानियाँ मतलब वो ये जो दूसरे देशों में जाते थे वहाँ से जो जानकारियाँ मिलती, कहानियाँ सुनने को मिलती, तो उसके बारे में वो वहाँ अपने देश के लोगों को यहाँ आकर के बताते थे। देखिए अब है शिल्प। शिल्प तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन इत्यादि बनाए जाते थे। पत्थर की मोहरें बनाते थे, इन पर जानवरों के चित्र अंकित हैं। जो मोहरें बनती थी वो पत्थर से बनती थी। ठीक है, हड़प्पा के लोग लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के डिजाइन बनाते थे। मिट्टी वो यानी वो बर्तन का रंग कैसा था? लाल था। क्यों? वो लाल मिट्टी से बनाए जाते थे, और उस लाल मिट्टी के बर्तन के ऊपर जो रंग रहता था वो काले रंग का चित्र बनाते थे। यानी लाल बर्तन पे काले रंग का डिजाइन बनाते थे जो उससे अच्छी तरह उभरता हुआ साफ दिखाई देता था। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। देखिए मैंने कल आपको बताया था पहले वाले चैप्टर में कि जो मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के पास जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं उसके पास मेहरगढ़ एक स्थान है, एक गांव था, एक शहर था एक प्रकार से, वो बहुत बड़ा, जहाँ सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती वहाँ की जाती थी। और इसके अलावा वहाँ जो भेड़ बकरी पालन और कुत्ते को सबसे पहले इंसान ने पाला था वो सब वहीं मेहरगढ़ में ही उन्होंने प्रारंभ किया था। उसके बाद भारत के अन्य हिस्सों में ये चीज़ें फैली। मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान, ढक्कन तथा तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। देखिए मोहनजोदड़ो में जो कपड़े के अवशेष मिले वो कहाँ से मिले? चांदी के फूलदान के ढक्कन, ठीक है, और तांबे की जो वस्तुएं थी उनसे चिपके हुए मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो कपड़े के अवशेष
कहाँ मिले हैं? वो मिले मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये तांबे और चांदी की जो वस्तुएं थी उनसे चिपके हुए हैं, अर्थात वो वस्तुएं उस कपड़ों में लपेट कर रखी गई होंगी उस समय। यहाँ एक पुरुष की मूर्ति भी मिली है, और पकी मिट्टी या फेंस बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। देखिए, यहाँ एक पुरुष की मूर्ति भी मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पुरुष की जो मूर्ति है वो, ये देखिए, ये है वो पुरुष की मूर्ति। अब आप इसमें देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय मूर्ति कला का भी कितना अच्छा विकास हो गया था। अब आप देखिए, ये एक पुरुष है जिसकी मूर्ति बनाई। अब आप इसमें देखिए, उस समय इस पुरुष के दाढ़ी वगैरह जो बनाई गई है, ये भी देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाई गई है। और दूसरी विशेषता इस मूर्ति की ये है कि उस समय, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस पुरुष ने कपड़ा पहना हुआ है, कौन सा? ये प्रिंट वाला कपड़ा या ये छाप वाला कपड़ा पहना गया है, और उसको मूर्ति में दिखाया है। ये भी वहीं से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। देखिए, पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तकलियां यानी जिससे कपड़ा बुनते थे, सूत काटते थे। अब इसमें क्या है कि फेयंस क्या होता है? देखिए, फेयंस बालू या स्फटिक पत्थरों को चूर्ण, बालू या स्फटिक पत्थरों का जो चूर्ण होता था उसको, यानी पत्थरों को जो कूट लिया जाता था बारीक बारीक, और उस चूर्ण में गोंद को मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग जो थे वो प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। नीला या हल्का समुद्री रंग, समुद्री रंग, हल्का समुद्री का मतलब है समुद्र का जो पानी है उसके जैसे। फ्रेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो अब आप समझ गए फेंस क्या होता है। यानी ये बालू या स्फटिक जो पत्थर होता था उसको बारीक कूट करके गोंद मिला करके बर्तन बनाए जाते थे। इसके अलावा मन के, चूड़ियाँ, बाले इत्यादि बनाए जाते थे। ठीक है, और इनके ऊपर प्राय नीले या हल्का रंग, समुद्री रंग का वो परत चढ़ा दी जाती थी। देखिए, अब है धोलावीरा। धोलावीरा क्या है? धोलावीरा मैंने आपको बताया था अभी, धोलावीरा गुजरात में स्थित है, समुद्र के किनारे। जो प्रमुख बंदरगाह था धोलावीरा, कच्छ में खादिर बेंत के किनारे बसा हुआ है। नगर 3 भागों में बटा था। देखिए, अब तक हमने पढ़ा था कि जितने भी जो नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, ऊंचा नगर और निचला नगर। ऊंचे नगर में राजा रहते थे और निचले नगर में आम जनता रहती थी। लेकिन धोलावीरा की क्या विशेषता है? ये 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, यानी नगर को ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा गया था, और उसके प्रवेश के लिए बड़े बड़े द्वार बने हुए थे, और बीच में एक खुला मैदान था। खुले मैदान में सभाएं होती थी, खेल वगैरह इत्यादि होते थे। और इस धोलावीरा की एक प्रमुख विशेषता और देखिए कि यहाँ लकड़ी में जड़ा पत्थर पर लिखा हुआ अभिलेख मिला है। अभिलेख किस पे लिखते थे? पत्थरों पर लिखते थे। ठीक है, अभिलेख किस पे लिखते थे? पत्थरों पे। लेकिन यहाँ जो अभिलेख है वो भी पत्थर पे लिखा गया है, लेकिन प्रमुख विशेषता क्या है कि उस अभिलेख को चारों तरफ से, ठीक है, उस अभिलेख को, जैसे मान लीजिए अभिलेख है पत्थर का, ठीक है, और इस अभिलेख को चारों तरफ से लकड़ी की फ्रेम बना करके उसको जड़ा गया था, इसको अभिलेख को। ये कहाँ मिला है? धोलावीरा में मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए, अब है लोथल। लोथल भी एक बंदरगाह था, ये भी गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है। यहाँ एक भंडार गृह मिला है। यहाँ कई मोहरें, मुद्रांकन या मुहरबंदी, ठीक है, मुहरबंदी का मतलब होता है गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप। जैसे आप गीली मिट्टी लेंगे, उस पर आप कोई भी वस्तु रख करके, जैसे मान लीजिए कि आपने चाबी ली, चाबी को भी रख करके दबाएंगे तो उस पर चाबी का निशान बन जाएगा। ठीक है, उसको बोलते थे मुद्रांकन। यानी जहाँ गीली मिट्टी रहती थी उसको दबा करके, ठीक है, जो भी राज्य की मोहर वगैरह रहती थी उससे दबा करके जो छाप बनती थी उसको बोलते थे मुद्रांकन या मुहरबंदी। ये भी कहाँ से मिले हैं? ये लोथल से मिले हैं। देखिए, आज भी हम, जैसे कई बार आप देखते हैं कि किसी स्थान को सील कर दिया जाता है, ठीक है, और उस सील स्थान को जब करते हैं, ताला लगा करके कपड़े वगैरह से उसको बांध करके उसके ऊपर लाख वगैरह की चपड़ी वगैरह लगा करके बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद क्या होता है, उस चपड़ी की जो रहती है उसको गर्म करके लगाते हैं, उसके ऊपर जो मोहर रहती है ब्रास की, तांबे की या उसकी कांसे की बनी हुई, और वो लगा देते हैं।
और उससे ये रहता है कि भाई हाँ ये सील किया गया इस संस्था के द्वारा। देखिए इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि प्रमुख स्थलों के साथ साथ हमने एक चीज़ इस चैप्टर में और दी गई है। इसमें नील नदी के बारे में दिया गया है। नील नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो मिस्र जो देश बसा हुआ है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस मिस्र में ही जो पिरामिड होते थे, पिरामिड जो क्या होता था कि जो राजा महाराजा जब मरते थे तो उनकी जो कब्र वगैरह बनाते थे, उन कब्रों के ऊपर एक बड़े त्रिकोणाकार वो ऊपर नुकीली इमारतें जैसी बना देते थे, ठीक है, ईंटों वगैरह से। उनको बोलते थे पिरामिड। और इनमें क्या रहता था, उन जो राजा रानियों के जो शव रहते थे वो सुरक्षित रहते थे क्योंकि उनके ऊपर लेप वगैरह लगा करके उनको दफनाया जाता था। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, बेल का जो आइकन है वो ज़रूर दबाएं दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।